अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रज़ा और BJMC 6 सेमेस्टर का तालिब इल्म। आज का टॉपिक ICC चैंपियंस ट्रॉफी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्या है और ये क्यों खेला जाता है और ये कब खेला जाता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी एक ये टूर्नामेंट है जिसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है और ये तकरीबन 1998 से शुरू है और 1998 से 2006 तक 2 साल के बाद हो रहा था और 2006 के बाद कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल के बाद अभी कंटिन्यू चल रहा है। और ये इसमें कभी 12 टीम, कभी 11 टीम, कभी 10 टीम और कभी 9 टीम और 2006 के बाद 8 टीम खेल रही है। इसमें 2 ग्रुप बनाया जाता है। अभी का ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का डाटा देखें तभी शुरू ही हुआ है। 2 मैच हुई है जिसमें से न्यूजीलैंड एक जीती है और एक इंडिया जीती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को हार मिली है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है अभी पाकिस्तान और UAE में। और दूसरे ग्रुप का अभी मैच शुरू नहीं हुआ, दूसरे ग्रुप का मैच आज है। ओवरव्यू, ये मैच कब कहाँ हुआ है। 1998 में बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था और 2000 में अफगानिस्तान में, 2002 में श्रीलंका में और 2004 में इंग्लैंड में और 2006 में इंडिया में हुआ था, 2009 में अफ्रीका में और 2013-17 में इंग्लैंड और केनिया में। 2025 में पाकिस्तान अभी हो रहा है, पाकिस्तान और UAE में। और सबसे ज़्यादा रन जो बनाया ICC चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिस गेल के नाम है, 797 रन। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले काइल मिल्स है जिसने 28 विकेट लिया हुआ अब तक। आज का मैच अफगानिस्तान बना साउथ अफ्रीका। क्रिस गेल कहाँ के? वेस्ट इंडीज। मैं हूँ सानिया खातून, मैं BJMC 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है इस्लामोफोबिया और मेरे सुपरवाइजर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी सर हैं और मेरी मेंटर नुसरत अभी है। पहले समझिए कि इस्लामोफोबिया होता क्या है। इस्लामोफोबिया मतलब एक डर होता है। फोबिया मतलब किसी चीज़ को एक खौफनाक तरीके से पेश करना। एक ज़हनी मरीज़ाना कैफियत है ये जो इस्लाम के हवाले से इस्लाम की हकीकी तस्वीर को इस्लाम की हकीकी तस्वीर को बिगाड़ना और उसे बुरी तरह से पेश करना, मुसलमानों की इमेज को ख़राब करना। और बाकी इसमें मोस्ट इस्लामोफोबिक कंट्रीज, इसमें फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है और डेनमार्क है। और इसमें यूरोप है, उसमें वहाँ पे इसको लीगल बताया जा रहा है और इसको गलत ना कहा कि इसको सही, और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये सही है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कभी हिजाब बैन, कभी बुर्का, कभी मस्जिद पे हमला होता जा रहा है। और ऐसे हिस्ट्री ऑफ इस्लामोफोबिया, इसकी हिस्ट्री सबसे पहली मरतबा फ्रेंच लिटरेचर में, फ्रेंच अदब में इसको नाम दिया गया था। 20वीं सेंचुरी में इसको पहली दफ़ा इसको नाम दिया गया था और फिर 1990 में इसको इंग्लिश में एक नाम दिया गया था, इस्लामोफोबिया के नाम से इसको जाना जाता है।
to introduce Islamophobia Day. इसको the United Nations General Assembly adopt a resolution sponsored by 60 members states. 60 मेंबर मिलके एक वो असेंबली बनाते हैं और उसमें इसको रोकने की बात करते हैं और इसे एक नाम दे देते हैं कि ये इसको रोका जाए और इसको 15 मार्च को मनाया जाता है। हाउ टू स्टॉप इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया को कैसे रोका जाए? सबसे पहले इस्लामोफोबिया कौन चला रहा है? इस्लामोफोबिया वही लोग चला रहे हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जो इस्लाम को अच्छे से समझते नहीं हैं। हम इस्लाम को समझते हैं तो हम इस्लाम को अच्छे से समझ रहे हैं, तो अगर नॉन मुस्लिम को इस्लाम के बारे में बताना पड़ेगा तो हम खुद को पहले एजुकेट करें, हम इस्लाम को अच्छे से समझें। और हम फॉर एग्जांपल हम वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज का जो फ़ायदा है वो सिर्फ हम समझते हैं और नमाज का जो साइंटिफिक बेनिफिट्स है उसको भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम नॉन मुस्लिम को समझा सके ताकि वो इस्लाम को एक अच्छे नज़रिए से देखे, ना कि वो प्रोपेगेंडा फैलाए कि एक इमेज खराब करने का। डिफरेंस है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। मैं यहीं से अपना प्रेजेंटेशन तैयार करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमदाद और मैं जिसके अंडर रह के प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ, और मेरा सर और ये आप मेरा भी सर से कितने बार मिलेगा, आप से कितने बार मिलेगा? आपसे मिलते रहे। टॉपिक 2-3 बार मेरा जो टॉपिक है वो सिटीजन जर्नलिज्म पर है। शहरी सहाफ़ी क्या है उस पर। तो सबसे पहले हम शहरी सहाफ़ी को डिफाइन करते हैं, वो क्या है। तो शहरी सहाफ़ी वो है जो पेशावर सहाफ़ी ना हो, उनके पास सिर्फ एक मोबाइल हो और उस मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ या फिर कहीं पे भी कुछ हो रहा है उनको रिकॉर्ड करके वो सोशल मीडिया पे एक सिटीज़न शहरी सहाफ़ी बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए हमारे पास, उस फ़ोन पे कैमरा होना चाहिए, या फिर फ़ोन पे कैमरा हो, फिर अदर एक्स्ट्रा भी कैमरा हो तो चलेगा। और इस सोशल अकाउंट पे मेरा अकाउंट होना चाहिए, जैसे एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ये सिटीजन शहरी सहाफ़त में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इंडिपेंडेंट और फैक्ट रिपोर्टिंग है। ऐसा नहीं कि हमारे जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खबर को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। लेकिन ये जो है तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करते, जो होते हैं वो एकदम फेस टू फेस पेश करते हैं। ये तोड़ मरोड़ने वाला इसके पास वो आदत नहीं है। फास्ट न्यूज़, ये कहीं पे भी फास्ट न्यूज़ होते हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो जल्द से जल्द वो फोटो हो या वीडियोज़ वो शेयर कर देते हैं। सोसाइटी इशूज़, सोसाइटी में आई थिंक बहुत इशूज़ हैं, तो उनको वो देखते हैं कि क्या परेशानी है, फिर वीडियो बना के या फिर किसी भी हाल में फेसबुक पे हो या ट्विटर पे हो अपने बारे में बताते, अपने सोसाइटी के बारे में बताते कि हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों की प्रॉब्लम है, जिन चीज़ों का अगर गवर्नमेंट तक बात पहुंची तो उनको सुधारे। एवरीडे लाइफ स्टाइल, इंसान कहीं पे भी जाते हैं, बाइक से जाए या फिर कार से जाए, तो कहीं ना कहीं किसी पे घटना हो जाए तो वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर किस तरह हम काम कर रहे हैं, कहीं पे अगर खेत पे हम किस तरह अपने अनाज या फिर कोई भी काम जो कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसका जो इनकी जो फायदे हैं उनको अगर हम देखें तो जैसे कि जो कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो जो मीडिया हमारे वो हमें नहीं दिखा रहे थे, जो सोशल मीडिया हमें दिखाया था। और कोविड-19 के वक्त भी मीडिया बाहर नहीं जा पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो हमें जो मालूम हुआ था, जो सबसे ज़्यादा मालूम दिया था वो जो शहरी सहाफ़ी, उनसे मालूम ज़्यादा हमें हुआ था। शाहीन बाग का भी प्रोटेस्ट जो हमें मीडिया नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वो जो क्या कहते हैं शहरी सहाफ़ी है उनसे ज़्यादा हमें खबर मिला। महाकुंभ अभी जो देख पा रहे हैं कि मीडिया बहुत ऐसी बातें हैं जो छुपा रहे हैं, लेकिन जो सोशल जो क्या कहते हैं शहरी सहाफ़ी है वो दिखा रहे हैं, कहीं ना चोरी करके हो या कहीं से वीडियो लेके आके दिखा रहे हैं। रवीश कुमार क्या है? रवीश कुमार
उसको शहरी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान आलम है और मैं एमए फर्स्ट ईयर का ताबिल। आज का मेरा टॉपिक है मणिपुर द प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट रूल इंडिया में क्या है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें तो इंडिया में प्रेसिडेंट रूल है कि स्टेट गवर्नमेंट का सस्पेंशन और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो इम्पोजिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में उसको ले लेती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखें तो आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट को ये इजाज़त देता है, प्रेसिडेंट को ये इजाज़त देता है कि वो किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले ले अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो फंक्शन नहीं कर रही है तो इसका ड्यूरेशन और जो होता है वो 6 मंथ का होता है। सब हाईएस्ट जो होता है वो 30 साल का होता है अगर वो अप्रूवल मिल जाए उसका तो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, एडमिनिस्ट्रेशन रन अंडर प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहले तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलती है प्रेसिडेंट रूल के तहत। सबसे पहले पावर जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो गवर्नर के हाथ में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा है गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं वो प्रेसिडेंट या फिर नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट के जरिए से किया जाता है उसकी मदद लेकर करते हैं। तीसरा है जो स्टेट असेंबली है वो सस्पेंड रहती है उस दौरान जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। उसके बाद बिल या बजट जो है वो पार्लियामेंट के जरिए से पास होता है, वो स्टेट असेंबली में कुछ नहीं होता है। पांचवा वो है जो ये है प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किया गया ऑफिसर या प्रेसिडेंट वो कोई भी लॉ बना सकता है उस रिगार्डिंग से, और प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर इशू कर सकता है अपने यहाँ से अगर उसको ज़रूरत लगे तो। जो हिस्ट्रिकल इंस्टेंसेस हैं प्रेसिडेंट रूल के मणिपुर में वो रहे हैं 1967 में फर्स्ट इम्पोजिशन हुआ है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हुआ था, जो राजनीतिक उथल पुथल की वजह से हुआ था। दूसरा 1977 में हुआ है जो स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया था, खत्म हो गई थी। तीसरा हुआ था ड्यू टू ब्रेक डाउन लॉ एंड ऑर्डर खत्म टूटने की वजह से तीसरा बार लागू हुआ था। और अभी लास्ट टाइम जो हुआ है रिसेंट वो हुआ है जो वहाँ जातीय हिंसा चल रही थी मिति और कुकी समाज के बीच में, वो उसकी वजह से हुआ था। अब हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट रूल आखिर मणिपुर में क्यों लागू हुआ, इसका मतलब लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात है कि 13 फरवरी 2025 को जो है सेंट्रल Assalamualaikum. My name is Fatima Khatun. I'm a student at Matriculation Science Mass Communication and Journalism. मेरे सुपरवाइजर सर ने मेरा मुबारकी से मेंटर तैयार। मेरा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली 2025। ये हो चुका है, मुझे नहीं पता था ये पहले कोई ये सिखाया तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली 2025 कौन है। तो रेखा गुप्ता है जो न्यूली अपॉइंट हुए, कल उन्होंने शपथ लिया था और 19 फेब को अनाउंस हुआ था कि रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी से है। मैं सबसे पहले मैं मुख्तसर इनके बारे में बताऊंगी। रेखा गुप्ता was born on July 1974 हिंदू वैश्य फैमिली से बिलोंग करती है, हरियाणा से है। She pursued her undergraduate study दौलत राम कॉलेज affiliated with Delhi University where she earned a Bachelor of Commerce degree. Demonstrating a commitment for education, she completed her Bachelor of Law. ये टॉपिक पे ना कई बार बात हो चुकी है, आपने नया कुछ किया है वो बता दो उसमें। When she entered in politics, मतलब उन्होंने कब पॉलिटिक्स में एंटर किया है 1997 में इन्होंने DSU से इन्होंने यूनियन में कंटेस्ट किया, प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने जीत हासिल की। और वुमेन चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली ये रेखा गुप्ता 4th वुमेन में बीजेपी में चीफ मिनिस्टर रही और फर्स्ट में सुषमा स्वराज जो बीजेपी पार्टी से 1998 to 1998 से 50 डेज के लिए चीफ मिनिस्टर रही। और सेकेंड है शीला दीक्षित, वो INC पार्टी से दिसंबर 1998 से दिसंबर 2030 तक रही। और आतिशी मलिना आप से 50 दिसंबर 2024 से
95 to 25 तक रही और प्रेजेंट पे रेखा गुप्ता है। नेक्स्ट स्लाइड। सक्सेसफुल गवर्नमेंट कैंडिडेट 2025 दिल्ली इलेक्शन 2025 में टोटल 76 सीट्स में जो अब यहाँ से उठेगा वह सारे जहाँ पर बरसेगा। ये तो खैर अलीगढ़ के अंदर का ये लाइन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर उस जगह लागू होता है जहाँ से आपकी आवाज़ बुलंद होती है। तो जैसा कि मालूम है कि जामिया में अभी स्टूडेंट जो स्टूडेंट की जो बदअमनी जो छाई हुई है उसके बारे में हम जानते हैं कि कब शुरू हुआ, कैसे हुआ और इनके पीछे क्या रीज़न था। तो सबसे पहले ये जो प्रोटेस्ट है ये 10 फरवरी की शाम में स्टार्ट होता है और इसका रीज़न ये रहता है कि जो 2024 में हर साल की तरह इस साल भी 2019 में जो CAA NRC के खिलाफ जो आवाज़ वहाँ से बुलंद हुई थी, तो उसके लिए जो रेसिस्टेंस डे के तौर पे इस दिन भी वहाँ मनाया जा रहा था। तो इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट के इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट का कॉल दिया और फिर रात को प्रोटेस्ट चला, फिर नेक्स्ट डे होकर जो है पुलिस के ज़रिए उन्हें हटाया गया। लेकिन फिर इसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर तीसरे दिन जुमेरात के दिन जो है उनके फिर वो जो जब आते हैं तो सुबह उन्हें पुलिस आती है 5 बजे करीब और उन्हें घसीटते हुए शहर के मुख्तलिफ स्टेशनों में जाकर उन्हें जमा कर देती है और उनके गार्जियन को कॉल किया जाता है, जो कि सरासर जो है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। और उसके बाद दूसरा जो प्रोटेस्ट है वो उसी दिन 11 तारीख को शुरू होता है, क्योंकि जब उन पर एक्शन लिया जाता है स्टूडेंट को वहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जाता है कैंपस में। तो जब दाखिल होते तो गार्ड्स जो है कुछ स्टूडेंट के साथ जो बदतमीज़ी करते हैं, तो उन्हें सस्पेंड करने के लिए वो गेट नंबर 8 पे ये प्रोटेस्ट किया जाता है। तो जो एक्शन जो लिया जाता है इसमें 17 स्टूडेंट को जो सस्पेंड किया जाता है कर दिया जाता है। उसके बाद जो है इनके खिलाफ एक्शन के खिलाफ जो अभी 19 तारीख को जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट होता है, जिसमें उनकी डिमांड होती है कि जो भी नोटिस जो निकाला गया है उन्हें वापस लिया जाए और जो भी 50,000 का जुर्माना जो है कोई भी अगर ऐसा प्रोटेस्ट का मुनज़्ज़म करता है तो उस पर 50,000 जुर्माना लगाया जाएगा या दीवार पर पोस्टर चिपकाता है। तो उसके लिए इन सब को जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, इसे ख़त्म किया जाए। मेरा नाम सामिया, मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़, जिसमें आज हम बताएंगे डायबिटीज़ क्या है, वो कितने किसकी होती है, वो कैसे होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो उस वक्त होती है जब हमारे जिस्म में खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ तो 2 किस्म की होती है। डायबिटीज़ फर्स्ट, जब आपको डायबिटीज़ फर्स्ट होगी तो उसमें हमारे जिसमें इंसुलिन पैदा नहीं होती है, वो ज़्यादातर बचपन में या नौजवानी में होती है, जिसमें लोग जिंदा रहने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन एक इंजेक्शन के रूप में आती है। हमारे जिसमें इंसुलिन कहाँ से आती है? वो पेनक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहती है। दूसरी किस्म है डायबिटीज़ की, वो जब हमारे जिसमें इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं होता, वो ज़्यादातर बालक बच्चों में होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार नहीं होते, बल्कि उसकी खुराक भी कमी होती है, उसकी वजन बढ़ती है, उसे तरह तरह की दूसरी बीमारी का भी शिकार होना पड़ता है। डायबिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि ये खानदानी भी होती है, वजन न बढ़ने की वजह से होती है, वर्जिश न करने की वजह से होती है। इसकी पहचान क्या क्या है? इसकी पहचान ये ज़्यादा आपको पेशाब लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, थकावट ज़्यादा होगी, इसकी वजह से आप डायबिटीज़ की पहचान कर सकते हैं। इससे महफूज आप कैसे रह सकते हैं? आप अपना मेडिकल चेकअप के लिए मशीन रखिए, जिससे आपको पता चलेगी कि ब्लड लेवल कितना बढ़ा है। डॉक्टर के पास जाइए, वर्जिश करिए और सबसे बड़ी चीज़ टेंशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसे कंट्रोल करिए। हिंदुस्तान में पूरे 8.82 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार है और हमारे इंडिया में 1/4 मरीज डायबिटीज़ के मुतासिर है। मेरा टॉपिक है सीरिया की नई हुकूमत। तो सीरिया एक मुल्क है, मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है जो इराक़, लबनान और दीगर मुल्कों के करीब में है। और ये 1945 में फ्रांस से आज़ाद हुआ और इसमें हुकूमती स्टेबिलिटी नहीं रही। 1971 से हाफिजुल असद इसके
हाकिम हुए और 2000 तक उन्होंने हुकूमत की। 2000 के बाद बशर अल असद जो उनके बेटे थे उनकी हुकूमत उन्होंने हुकूमत संभाली और थोड़े दिन तक उन्होंने कुछ इस्लाहात किए, लेकिन क्योंकि सीरिया में कुछ खुशहाली आ गई थी बारिश की कमी की वजह से, तो वहाँ पर एक इक्तिसादी और माशी जो है तंगी आ गई, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और 2010 में एक अरब स्प्रिंग का दौर शुरू हुआ, जिसको रबीउल अरबी भी कहते हैं, यानी अरब बहार। तो इसमें क्या हुआ कि अरब के दूसरे ममालिक जैसे ट्यूनिसिया है, यमन है और मिस्र है, इसमें हाकिमों का तख्ता पलट दिया गया। तो ये डर बशार को भी लाहिक हुआ, तो बशार ने अपनी सिक्योरिटीज़ को ये बता दिया कि तुम चाको चौबंद हो जाओ। तो वहाँ पर ये हुआ कि एक बच्चा था मुआविया नाम का, उसने स्प्रे से एक वॉल पर लिख दिया, इट्स योर टर्न डॉक्टर जा अदौर का या दुक्तूर, क्योंकि बशार एक आँख का डॉक्टर था, इसलिए उसको दुक्तूर भी कहते थे। असल में डॉक्टर को तबीब कहते हैं, लेकिन अरबिक में दुक्तूर भी कहते थे। तो ये बात उसके फोर्सेस को पता चली, तो फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया और उस पर जुल्म व सितम किया। और जब इनके वालिदैन और पेरेंट्स उनके पास गए और उनसे कहा कि इनको छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने नामुनासिब जुमला कहा कि इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम जाओ और दूसरे बच्चे पैदा करो, और अगर तुमसे ना हो सके तो अपनी औरतों को मेरे पास भेज दो। तो ये एक ऐसा जुमला था तो जो पूरे मुल्क में अमनी फैल गई और लोगों के अंदर इश्तिआल आ गया। और इसी के नतीजे में बशार ने ये किया कि अपनी फोर्सेस को अपनी हुकूमत के पास उतार दिया। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद रीम है और मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो हैं प्रोफेसर फ़िराद सर, और मेरे जो मेंटोर हैं वो है नज़ाकत सर। आज हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इकॉनमी पे, और उसके हम थोड़ा बात करेंगे। पहले हम देखेंगे इकॉनमी क्या है। इकॉनमी का मतलब होता है एरिया ऑफ प्रोडक्शन, आप कितना प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके बाद आप कितना ट्रेड करते हो, और उसके बाद आप कितना कंज्यूम करते हो कंट्री में गुड्स वगैरह चीज़ें जो है कितना कंज्यूम करते हो, उसको बोलते हैं इकॉनमी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री पे। देखिए, जब इंडिया जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रे लिस्ट में चली जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर मतलब गुर्बत काफ़ी ज़्यादा थी, तो समझ नहीं आ रहा सरकार को हम क्या करें जिस तरह से हम इकॉनमी बढ़ा सकें। फिर जब मनमोहन सिंह यहाँ पर थे, मनमोहन सिंह ने LPG लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें उन्होंने लाया कि मिक्सड इकॉनमी को कन्वर्ट किया, तो उसके बाद जो है हमारी इकॉनमी थोड़ा ठीक हो गई। हमारी इकॉनमी में 3 सेक्टर्स हैं। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद है सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर आपको पता ही, एग्रीकल्चर में आपके आते हैं ये फ्रूट्स वगैरह आते हैं और क्रॉप्स आते हैं, लाइक राइस आता है, सेब आते हैं और स्पाइस आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग आता है और कंस्ट्रक्शन आता है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में आपका आता है IT और आता है आपका टूरिज्म और फाइनेंस आता है। ये 3 सेक्टर से जहाँ से इकॉनमी जो है वो ग्रो होती है हमारी। हाँ, अब हम देखेंगे हमारी इकॉनमी जो है कहाँ से आती है। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो 45.5% वहाँ से आता है, कंस्ट्रक्शन हमारा 12.6 आता है, और ट्रेड एंड होटल से 12.1 आता है, अदर सर्विस से आता है 11.1, मैन्युफैक्चरिंग के 11.6, और ट्रांसपोर्ट से 5.6 आता है, इलेक्ट्रिसिटी से 0.6 आता है, और माइनिंग एंड कॉलिंग से 0.3% आता है। तो ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया, तो टाइम थोड़ा कम था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अमन है और मैं BA लास्ट सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। मेरा आज का मौजू है युवा संगम। युवा संगम है क्या, हम इस पर बात करेंगे। तो युवा का मतलब होता ही है नौजवान, और हम लोग युवा हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको जानना भी ज़रूरी है। और संगम का मतलब होता है मिलना, यानी कि जब 2 कल्चर एक साथ मिलता है तो वो युवा संगम कहलाता है। लेकिन इसमें ख़ास तौर पे जो भारत सरकार का जो चलाने का मकसद है, उसमें 2 स्टेट को एक साथ मिलाकर कल्चर को एक्सचेंज करने का ये प्लान है। तो ये अगर इसकी हम तारीख पे बात करें युवा संगम पे, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में फर्स्ट फेज शुरू किया गया था। उसके बाद 2024 में 5वां फेज था। इस प्रोग्राम में तेलंगाना को
मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश से जोड़ा गया था और यहाँ पे तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए और इसमें खास तौर पे 5 चीज़ों पे फोकस दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पहला है पर्यटन, यानी पर्यटन जहाँ हम जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ का पर्यटन को घूमना है, वहाँ के पर्यटन को जानना है। और दूसरा है परंपरा, यानी कि वहाँ की जो पुरानी चीज़ें हैं उसको जानना है और उसको सीखना है। उसके बाद है प्रगति, यानी हम अगर स्टेट तेलंगाना में आए हैं तो तेलंगाना क्या डेवलप किया या डेवलप नहीं किया, हम इसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, क्या तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर 2 राज्यों को मिलाया गया तो इन दोनों जगह पे टेक्नोलॉजी है कि नहीं, इसको भी इसमें फोकस किया गया है। उसके बाद है परस्पर संपर्क, यानी जो 2 स्टेट के जो ये तालिबे इल्म होंगे वो आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, इसका मकसद ही है कनेक्ट करना। और इसका मकासद ही है कि मुख्तलिफ सकाफत, जबान और रवायात ये सबको फरोग देना। और एक्टिविटी कल्चर युवा संगम प्रोग्राम में यहाँ पे मानो में जब युवा संगम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था उस वक्त कई तरह के प्रोग्राम किए गए, जैसे मौसीकी प्रोग्राम, गज़ल का प्रोग्राम, यानी कि मुख्तलिफ तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज मिराज सर के निगरानी में किया गया। अगर इसकी अहमियत की बात की जाए तो युवा संगम प्रोग्राम इसीलिए चलाया जाता है ताकि युवा एकेडमिक में ही रहकर मुल्क की तरक्की के लिए, और जब जैसे ही हम एकेडमिक से बाहर जाए तो हमें ठीक है। शुक्रिया। आज के इस प्रेजेंटेशन में मौजूद है वो ये हो गया सर मैच हो गया, तो क्या नया लेके आया उसमें पहले नहीं पता नहीं चलता नहीं किसी का दूसरा किसी का आप किताबियों पे आ जाइए मेन आपका क्या पॉइंट कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन नहीं है बस चीज़ है प्रेसिडेंट रूल है था ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या है। सोशल मीडिया के कई फायदे भी हैं लेकिन इसके कुछ गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित कर सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी, दूसरों की सोशल मीडिया से हम दूसरों की लाइफ स्टाइल देखते हैं, उसकी खान पान देखते हैं और खुद कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिससे मतलब हमारे जो वो ख्वाहिश आत्मसंतोष कम होता है और इससे डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। नींद की कमी, देर रात तक हम सोशल मीडिया यूज करते हैं जिससे नींद की कमी होती है। इसके इस्तेमाल करने से नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है हमारी। उसके बाद देखो फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमेशा अपडेट रहने की चाह से मानसिक तनाव बढ़ता है। मतलब हमको लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, मतलब कुछ अपडेट मिस कर रहे हैं, जिससे हम अपडेट रहते हैं, जिससे हमारी मानसिकता प्रॉब्लम होती है। आंखों और दिमाग पे असर, सोशल मीडिया से ज़्यादा स्क्रीन टाइम से सिर दर्द, आंखों की समस्या और ध्यान मतलब कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है। शारीरिक गतिविधि में कमी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हम ना तो घूम पाते हैं, ना वर्कआउट कर पाते हैं, ना जिम कर पाते हैं, जिससे हमें शारीरिक हमारी बॉडी में काफ़ी गतिविधि कम हो जाती है, जिससे मोटापा और अन्य बीमारियाँ हो सकती है। अगला है आदत और उत्पादकता पर प्रभाव, डिजिटल एडिक्शन। सोशल मीडिया की लत से पढ़ाई, काम और निजी जीवन यानी हमारा पर्सनल लाइफ जो होता है उससे काफ़ी इफेक्ट होता है। ध्यान भटकना, लगातार नोटिफिकेशन से हमारा ध्यान भटकता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। कंक्लूजन है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से हमें काफ़ी नुकसान भी होता है, जिससे हमारी मानसिक मेंटल हेल्थ और सामाजिक यानी हमारा जो सोशल लाइफ होता है संतुलित उपयोग और समय प्रबंधन से इसका नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। हम जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, जिससे हमारी जो सामाजिक सोशल लाइफ होती है ना उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। चलिए बहुत बहुत मुबारक जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, एक बार आप सब लोगों के लिए तालियां। और उन लोगों को भी मुबारकबाद जो लोग नहीं आए, उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते वो लोग प्रेजेंटेशन देंगे, उनको बुलाने के लिए एक बार तालियां बजाइए।
पिछली बार हम लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की थी, प्रेजेंटेशन में कितना इम्पोर्टेंट है। इस बार हम लोग एज अ प्रेजेंटेशन देखेंगे कि प्रेजेंटेशन अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए बॉडी लैंग्वेज के अलावा जो प्रेजेंटेशन आप बना के लेके आ रहे हैं उसका भी खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग सिर्फ आपको नहीं देखते, प्रेजेंटेशन को भी देखते हैं। प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स और उन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए, और जो वर्ड्स हो, जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि हम लोग भी पढ़ पाएँ। वहाँ से बैठ के बहुत सारे लोगों का टेक्स्ट नहीं दिख रहा था, तो खूबसूरत बना लेंगे प्रेजेंटेशन, तो एक एडेड कंटेंट होगा आपके पास। ठीक है, अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखें। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत आ रही हैं, तो कोई बड़ी हेडलाइन में स्पेलिंग मिस्टेक्स। अपने टीचर, मेंटर और रिसर्च स्कॉलर मेंटर को ज़रूर एक बार प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए टॉपिक के साथ, ताकि वो लोग आपका जो भी गलतियाँ हों उसको करेक्शन कर सकें। तो फाइनल जो आज का बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड है, 5 लोगों में से चुना गया है। वासिक कमल थे कंटेंडर, शाहाब अजहरी थे दूसरे कंटेंडर, शाइस्ता आज़मी तीसरी, अनस और शाइना जमाल, इन पांचों में से एक को बेस्ट प्राइज मिलना है, जो कि ज्यूरी ने डिसाइड कर दिया है। आप लोग गेस करेंगे? बहुत 5-6 लोगों ने बताया। अनाउंस कर ही देते हैं। आज का जो अनएनिवर्सरी डिसीजन हुआ है शाइस्ता के लिए। मैं सरवरी सर से, हुसैन अब्बास रिजवी सर से, ताहिर सर से गुजारिश करूंगा कि आप तीनों लोग आए और इनको गिफ्ट करें। तो ये भी करें, इसको ओपन करके देते हैं। हमें बिल्कुल जो ज्यूरी है उस पर भरोसा नहीं था। हमने पहले से जो है सो एक इनाम का जो है सो सोच रखा था। शाइस्ता को बेस्ट